हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज जो है हम लेबर लॉ और न्यू लेबर कोड जो है उन पे एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो आपके जो आने वाला ईपीएफओ एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो जितने भी लेबर लॉ हैं उनके रिलेटेड प्रोविज़न है या फिर जो नया कोड आया है उसके जितने प्रोविज़न है, क्या चेंजेस हैं, वो देखेंगे आज हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द मिनिमम वेज एक्ट ऑफ 1948 empowers which authority to fix and revise minimum wage। तो देखिए, मिनिमम वेज एक्ट 1948 का है ना। तो कौन कौन सी अथॉरिटी है जो मिनिमम वेज लगाती है या फिर उसे रिवाइज करती है? तो इसका आंसर है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंटर और स्टेट दोनों हो सकती हैं जो मिनिमम वेज सेट करेंगे। जो स्टेट अपने लिए अलग मिनिमम वेज सेट करेगी और जो सेंटर के अंदर जो भी अथॉरिटी है या इंडस्ट्रीज आती होंगी उनके लिए सेंटर अपने लिए अलग मिनिमम वेज सेट करेगी। तो ठीक है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि हम जानते हैं जो लेबर कोड लेबर लॉ है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो इसका मतलब उस पर लॉ जो है दोनों बना सकते हैं, सेंटर भी और स्टेट भी। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द मैक्सिमम परमिशेबल डिडक्शन फ्रॉम द वेजेस इन द वेजेस पीरियड जनरली कैन नॉट एक्सीड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वेजेस एक्ट 1936 के अंदर जो मैक्सिमम हम डिडक्शन कर सकते हैं वेजेस का, वो किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब कितना डिडक्शन हम लोग वेजेस में कर सकते हैं मैक्सिमम। एम्प्लॉयर जो है वर्कर की वेजेस में मैक्सिमम कितना डिडक्शन कर सकता है, तो आंसर है 50%। ठीक है, तो आंसर इसका 50%। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर है, उसे वर्कर की वेज से सैलरी से डिडक्शन करना है। मान लीजिए एडवांस दिया हो या कोई लोन चल रहा हो या कोई प्रॉपर्टी लॉस हो गया हो, कोई डैमेज हो गया हो, तो उसे वर्कर के अगर सैलरी से पैसा काटना है तो वो पैसा 50% ऑफ वेजेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर वर्कर की सैलरी मान लीजिए 10,000 है, तो 5,000 से ज़्यादा पैसा वो डिडक्ट नहीं कर सकता। 5,000 से पैसा ज़्यादा वो नहीं काट सकता। ठीक है, तो इसका आंसर 50%। और कोऑपरेटिव के केस में होता है वो 75%। इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ये चीज हो जाती है 75%। ठीक है, 75% डिडक्शन अलाउड है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये कहता है कि द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 प्रोवाइड अ मिनिमम बोनस ऑफ। तो मिनिमम बोनस इस एक्ट के अंदर कितना बताया गया है, तो वो है 8.33। ये मिनिमम बोनस तो एम्प्लॉयर को अपने वर्कर को देना ही होगा। मैक्सिमम बोनस कितना दे सकता है, 20%। तो ये मैक्स है और ये मिनिमम है। तो हम लोग से क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है तो वो होगा 8.33%। ठीक है, इतना बोनस जो है उसे देना पड़ेगा ऑफ वेजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976 प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन इन वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ। ठीक है, जो हम लोग का इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट है इसका मतलब क्या है कि इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, वो है बी सेक्स के आधार पर। मतलब मेल एंड फीमेल को बराबर काम के लिए बराबर वेज मिलनी चाहिए, इक्वल वेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए मेल और फीमेल में। फीमेल वर्कर या मेल वर्कर में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आंसर है बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Under the Industrial Dispute Act of 1947, which of the following is not an authority for settlement of industrial dispute? ठीक है, तो जो हम लोग का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 में, इसमें कौन सी अथॉरिटी नहीं आती है? तो पहला है कॉन्सिलेशन ऑफिसर, दूसरा है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, तीसरा लेबर कोर्ट और चौथा ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन नहीं। ठीक है, ये तीनों अथॉरिटी जो है आईडी एक्ट 1947 में मेंशन्ड है। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये तीनों अथॉरिटी देखेंगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी,
ट्रेड यूनियन इस एक्ट में नहीं आता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 रिक्वायर्स मिनिमम ऑफ हाउ मेनी मेंबर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, उसमें कितने मेंबर चाहिए होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम पूछा है इसमें। तो इसका आंसर है 7। मतलब कोई भी इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में जब ट्रेड यूनियन बनेगा तो ट्रेड यूनियन बनाने के लिए कम से कम 7 वर्कर तो होने चाहिए उसके अंदर, 7 मेंबर तो उस ट्रेड यूनियन में होने चाहिए उसे रजिस्टर कराने के लिए। किसके अंदर? ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर। तो रजिस्ट्रेशन के लिए 7 वर्कर या 7 मेंबर उस ट्रेड यूनियन में होने चाहिए। तो आंसर इसका बी। लेकिन ये जो नए कोड में है यारी लिमिट हटा दी गई है। ठीक है, ये मैं पुराना लॉ में बता रहा हूं, लेकिन नए कोड में इस लिमिट को हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 हु सर्टिफाई द स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जो स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं जो एक्ट 1946 में है उन्हें सर्टिफाई कौन करता है? तो उसे करता है सर्टिफाइंग ऑफिसर। कौन करता है? सर्टिफाइंग ऑफिसर। तो इसका आंसर होगा बी, सर्टिफाइंग ऑफिसर। ठीक है, जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर बनाता है इंडस्ट्री वो सर्टिफाइंग ऑफिसर का भेजता है और वो उसे सर्टिफाई करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 प्रोवाइड मैटरनिटी लीव ऑफ। ठीक है, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है वो कितनी लीव देता है फीमेल वर्कर को? तो वो है 26 वीक्स, 26 वीक की पेड लीव देता है। 26 वीक की पेड लीव। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। और हम पूछे 12 वीक किस में देता है? ठीक है, तो अगर कोई मदर अडॉप्शन करती है या फिर कमीशनिंग मदर है, ठीक है, या फिर उसका 3rd चाइल्ड है, तीसरा बच्चा है, तो इन केस में जो उसे लीव मिलेगी वो 12 वीक की पेड लीव मिलेगी। और 26 वीक की पेड लीव सिर्फ 2 बच्चों तक मिलती है। ठीक है, पहले 2 बच्चों तक उसे 26 वीक की पेड लीव मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 द मिनिमम कंटिन्यूस सर्विस रिक्वायर्ड फॉर ग्रेचुटी एलिजिबिलिटी इज। जो ग्रेचुटी एक्ट है 1972 उसमें कितनी मिनिमम सर्विस होनी चाहिए ग्रेचुटी पाने के लिए? ठीक है, तो वो होनी चाहिए 5 ईयर। अगर वर्कर ने 5 साल लगातार काम किया है किसी एस्टेब्लिशमेंट में तो वो ग्रेचुटी लेने के लिए एलिजिबल है, वो ग्रेचुटी ले सकता है। तो आंसर है इसका 5 ईयर। अच्छा, 3 ईयर जो है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए, 3 ईयर है वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए है। ठीक है, और एक बात याद रखना, जो 5 ईयर की कंडीशन है वो वर्कर के लिए है, लेकिन इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी ये कंडीशन नहीं लगती। अगर मान लीजिए कोई विकलांग हो जाता है या किसी भी व्यक्ति या वर्कर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को पूरा पैसा मिलेगा ग्रेचुटी का। और अगर मान लीजिए वर्कर डिसेबल हो जाता है तब भी उसे ग्रेचुटी का पैसा मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर है वैसे 5 ईयर, 5 साल कंटिन्यूस सर्विस करनी होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट गवर्न सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन किसके अंदर आता है? यह आता है आपका सी, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। ठीक है, तो वर्कर का जो प्रोविडेंट फंड होता है वो इसी एक्ट के अंदर गवर्न होता है। ठीक है, तो इसमें 3 स्कीमें चलती हैं, एक प्रोविडेंट फंड के लिए, एक पेंशन के लिए, एक पीएफ के लिए, एक पेंशन के लिए और एक इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, ये 3 स्कीम चलाता है वर्कर्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 वाज ओरिजिनली नोन एज। तो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है जो 1923 उसे पहले क्या कहते थे? उसे कहते थे वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट।
2009 में इसका नाम चेंज करके एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें इन केस ऑफ डेथ और इन केस ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, जो है वर्कर को कंपनसेशन मिलता है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए। पहले इसका नाम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था, 2009 में चेंज कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, विच एक्ट प्रोवाइड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल बेनिफिट फॉर वर्कर थ्रू अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो कौन सा एक्ट वर्कर को हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल बेनिफिट देता है? तो आसान क्वेश्चन है ये है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। और ये कंट्रीब्यूटरी एक्ट है। ठीक है, मतलब इसमें वर्कर जो है कंट्रीब्यूट करता है, वर्कर कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, उसके बाद उसे कोई भी हेल्थ बेनिफिट चाहिए होता है तो वो उसे वर्कर को मिलता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 द adult worker can work for a maximum of how many hour per week। जो फैक्ट्री एक्ट है उसके अंदर जो अडल्ट वर्कर है वो मैक्सिमम कितना काम कर सकता है एक वीक के अंदर, मतलब उससे मैक्सिमम इससे ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा एक वीक के अंदर। ठीक है, तो घंटे में बताइए वो, तो वो है 48 घंटे। एक वीक के अंदर उससे 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जाएगा। डेली की बात करें तो 9 घंटे। ठीक है, डेली की बात करें तो 9 घंटे, और वीकली की बात करें तो 48 घंटे, और मान लीजिए अगर हम ओवर टाइम की बात करते हैं तो 100 घंटे। ओवर टाइम 100 घंटे, डेली 9 घंटे, वीकली 48 घंटे, और स्प्रेड ओवर जो है वो है 10.5 घंटे का। स्प्रेड ओवर मतलब होता है डेली वर्क प्लस रेस्ट, डेली वर्क प्लस रेस्ट, तो वो 10.5 घंटे का पर डे। तो ये फैक्ट्री एक्ट में लिखा गया है ना। आगे चलते हैं, द लेबर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबोलिशन एक्ट 1970 अप्लाइज टू एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मिनिमम ऑफ। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है वो कितने एम्प्लॉय पे कितने मिनिमम एम्प्लॉय पे अप्लाई होता है? तो इसका आंसर होगा आपका 20। अगर आपके यहाँ 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, 20 वर्कर, अगर आपके यहाँ 20 कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, तो ये आपका एक्ट अप्लाई होगा, उस इंडस्ट्री में ये एक्ट अप्लाई होगा। तो इसका आंसर होगा सी 20। अब इसकी जो लिमिट है नए कोड में, जो नए लेबर कोड है उसमें 50 कर दी गई है। मतलब अगर इंडस्ट्री में 50 वर्कर काम कर रहे हैं तो तब ये जाके ये एक्ट अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 मैंडेट डिस्प्लेसमेंट अलाउंस ऑफ। तो जो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है उसमें डिस्प्लेसमेंट अलाउंस कितना दिया जाता है? तो पहले समझते हैं डिस्प्लेसमेंट अलाउंस होता है क्या है। डिस्प्लेसमेंट अलाउंस ये होता है कि जब कोई वर्कर अपना एक स्टेट छोड़ के दूसरी स्टेट काम करने आता है, या अपना होम छोड़ के दूसरी जगह काम करने आता है जहाँ पर इंडस्ट्री है, तो वहां से आने और जाने आने का खर्चा दिया जाता है उसे, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट अलाउंस। ठीक है, कि वहां से वो डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी फैमिली लेके यहाँ आ रहा है, तो उसे कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पर अपना खर्चा चलाने के लिए उसे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाएगा, डिस्प्लेस का। तो ये दिया जाता है 50% ऑफ वेजेस, मंथली वेजेस, जो भी मंथली वेज मिलेगी उसका आधा, या 75 रुपीज विच एवर इज हायर। तो 50% ऑफ मंथली वेजेस ही हायर होगा, लेकिन एक्ट में लिखा हुआ है तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो 50% ऑफ मंथली वेजेस और 75 रुपीज विच एवर इज हायर, इतना उसे डिस्प्लेसमेंट अलाउंस दिया जाता है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को इस एक्ट के अंदर। ठीक है, तो आंसर होगा इसका बी। आगे चलते हैं, अंडर द मिनिमम वेज एक्ट द वेज मस्ट बी पेड एटलीस्ट वंस, मंथली, वीकली, फोर्टनाइटली, एज पर एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मिनिमम वेज एक्ट में ये लिखा के हिसाब से ये बताइए कि कम से कम कितने पीरियड के लिए उस वर्कर को वेज मिलनी चाहिए। मतलब
आप एक पीरियड बताइए कि एटलीस्ट इतने इतने टाइम के लिए तो उसे वेज मिलनी ही चाहिए, वो है मंथली। मतलब ये कहने का है कि अगर एम्प्लॉयर चाहे तो वर्कर को डेली वेज दे सकता है, वीकली दे सकता है, ठीक है, फोर्टनाइटली दे सकता है, मतलब 14 दिन के अंदर दे सकता है, 14, है ना, या मंथली दे सकता है। पर मंथली, एटलीस्ट मंथली तो देनी ही होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ये नहीं है कि वो क्वार्टरली दे, हाफ ईयरली दे, ठीक है। तो मंथली वेजेस तो उसे देनी पड़ेगी, या फिर डेली, वीकली या फोर्टनाइटली दे सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। एक मंथ में उसे वेज तो देनी ही होगी, तो इसका आंसर होगा मंथली। एटलीस्ट मंथली वेज तो उसे देनी ही होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीड़ी एंड सिगार वर्कर, ठीक, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 प्राइमरी रेगुलेट्स। तो बीड़ी सिगार वर्कर किसके लिए होता है? होता है ये होम बेस्ड फैक्ट्री बीड़ी वर्कर्स के लिए, ठीक है। होम बेस्ड, जो घर में बीड़ी बन रही है, जो घर में ही बना रहे हैं, या फिर किसी फैक्ट्री बना रहे हैं, दोनों वर्कर कवर होंगे इसमें, ठीक है। सिर्फ फैक्ट्री नहीं, होम बेस्ड और फैक्ट्री दोनों, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 प्रोवाइड फॉर। तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट किसके लिए होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ बिल्डिंग वर्कर्स। जो बिल्डिंग वर्कर्स है, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो इस एक्ट के अंदर आ सकते हैं, आते हैं, ठीक है। आंसर बी। आगे चलते हैं। अंडर द प्लांटेशन एक्ट 1951 प्लांटेशन इज डिफाइंड एज लैंड मेजरिंग। जो अपना प्लांटेशन एक्ट है, उसमें मिनिमम प्लांटेशन कितनी डिफाइंड है, तब जाके ये एक्ट अप्लाई होगा उस पर, ठीक है। इतनी प्लांटेशन तो होनी चाहिए, तब जाके ये एक्ट, प्लांटेशन एक्ट उस पर अप्लाई होगा। तो वो है 5 हेक्टेयर और मोर, और एम्प्लॉइंग 50 एंड एम्प्लॉइंग 15 और मोर पर्सन। पहली कंडीशन है कि जो भी लैंड होनी चाहिए जिस पे प्लांटेशन हो रहा है, वो 5 हेक्टेयर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद उसमें 15 एम्प्लॉयर, 15 वर्कर से ज्यादा काम करना चाहिए, वर्कर की संख्या 15 से ज्यादा होनी चाहिए, और जो लैंड होनी चाहिए जिसके अंदर प्लांटेशन हो रहा है, वो 5 हेक्टेयर से ज्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये प्लांटेशन लेबर एक्ट उस पर अप्लाई होगा। तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अप्रेंटिसेस एक्ट 1961 इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, ठीक है। तो ये एक्ट कौन देखता है आपका, किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो इसका आंसर है आपका ए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये एक्ट इसके अंदर आता है। ये एक्ट पहले लेबर मिनिस्ट्री का आता था 2014 तक, 2014 के बाद इस एक्ट को इसके अंदर डाल दिया गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बात आप याद रखिएगा, ये पहले 2014 तक आता था लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। तो इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट के अंदर, कितनी एज तक के बच्चों का काम करना मना है? कितनी एज तक के बच्चों का काम करना मना है? तो वो है 14 एज, ठीक है। 14 एज से नीचे, 14 साल से नीचे बच्चे काम नहीं कर सकते। तो इसका आंसर होगा बी, बी। और मान लीजिए वो 14 से 18 के बीच में है, कोई बच्चा 14 से 18 के बीच में है, तो वो हजारडस प्रोसेस में नहीं काम कर सकता, ठीक है। 14 के नीचे तो कोई भी नहीं काम कर सकता, और 14 से 18 के बीच में है तो वो हजारडस प्रोसेस में भी नहीं काम कर सकता, ठीक है। तो एक, लेकिन एक उसमें ये है, जो 14 से नीचे है वो अपनी फैमिली के साथ काम कर सकते हैं। अगर उनका कोई फैमिली बिजनेस है तो काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी स्कूल से आने के बाद, आफ्टर स्कूल, अपनी फैमिली बिजनेस में काम कर सकते हैं, वो भी आफ्टर स्कूल। बस इतना अलाउ हुआ, ठीक है। तो आंसर है इसका बी, फैमिली के साथ काम कर सकते हैं लेकिन आफ्टर स्कूल। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, अंडर द बाउंडेड लेबर सिस्टम अबोलिशन एक्ट
1976 बाउंडेड लेबर इज, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो बाउंडेड लेबर एक्ट है, बाउंडेड लेबर क्या है, बाउंडेड लेबर जो है वो कंप्लीटली अबॉलिश्ड हो गया है, मतलब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। ठीक है, कहीं भी परमिटेड नहीं है, पूरी तरह एक्ट को पूरी तरह अब कोई बाउंडेड लेबर नहीं है। और मान लीजिए कोई एम्प्लॉयर, ठीक है, मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट साइन करा भी लेता है तो वो भी नल एंड वाइड होगा। ठीक है, वो बिल्कुल नल एंड वाइड होगा, मतलब उस एग्रीमेंट को नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बाउंडेड लेबर एक्ट के अंदर जो बाउंडेड लेबर है वो कंप्लीटली खत्म है, मतलब बिल्कुल कोई गुंजाइश ही नहीं है उसकी। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी एक्ट 1959 रिक्वायर्स एम्प्लॉयर्स टू नोटिफाई वैकेंसी टू। ठीक है, जो अपना एम्प्लॉयर एक्सचेंज एक्ट है उसके अंदर एम्प्लॉयर को जो वैकेंसी आएंगी वो किसे नोटिफाई करनी होगी, मतलब जो भी वैकेंसी उसके पास खाली होंगी वो किसे नोटिफाई करेगा, वो करेगा लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को। ठीक है, ये मैंडेटरी है, मतलब जब भी कोई वैकेंसी खाली होंगी तो एम्प्लॉयर को जाके अपने नियरेस्ट लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो गवर्नमेंट चलाती है उसमें जाके बताना होगा कि हमारे पास इतनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, उसे जाके इन्फॉर्म करना होगा कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी खाली है। ये जरूरी नहीं कि इसी से फिल भी करे, लेकिन ये बताना जरूरी है कि हमारे यहाँ इतनी वैकेंसी खाली है। ठीक है, और ये कंपलसरी है किसके लिए, पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट, दोनों के लिए कंपलसरी है। प्राइवेट के लिए तब कंपलसरी है जब 25 वर्कर से ज्यादा हो, और पब्लिक के लिए चाहे एक वर्कर हो चाहे दो वर्कर हो, पब्लिक के लिए, पब्लिक इंटरप्राइजेस के लिए तो ये फुली कंपलसरी है। ठीक है, तो प्राइवेट के लिए कब कंपलसरी है, जब 25 वर्कर से ज्यादा हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मैटरनिटी बेनिफिट अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट मस्ट बी पेड एट द रेट ऑफ, जो भी मैटरनिटी बेनिफिट में जो एक्ट के अंदर जो मैटरनिटी बेनिफिट में वेजेस मिलेंगी वो किस हिसाब से मिलनी चाहिए, वो मिलेंगी फुल वेजेस। ठीक है, जो भी फीमेल वर्कर होगी उसे फुल वेज मिलेगी। ठीक है, और वो किस पे जो भी वो लास्ट 3 महीने में, जो भी वो फीमेल वर्कर अपने लास्ट 3 महीने में जो भी वेज ड्रॉ कर रही होगी उसके एवरेज मिलेगा, और वो भी फुल वेज मिलेगा। ठीक है, फुल वेज मिलेगी, कोई कटौती नहीं होगी उसमें। और मेडिकल बोनस और अलग से मिलेगा, वो 3500। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट कवर्स एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग अ मिनिमम ऑफ। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर कितने मिनिमम वर्कर होने चाहिए तब जाके इंडस्ट्री कवर होगी, तो इसका आंसर आपका 20 वर्कर। अगर इंडस्ट्री में, एस्टेब्लिशमेंट में 20 वर्कर हैं तो वहां पर ये ईपीएफ एक्ट लग जाएगा, ईपीएफ एक्ट आपका वहां पर अप्लाई हो जाएगा अगर 20 से ज्यादा वर्कर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 द वेजेस ऑफ वर्कर अर्निंग लेस देन अ नोटिफाइड अमाउंट मस्ट बी पेड विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ वेज पीरियड कंप्लीशन। क्या कहना चाहते हैं कि जो वेज एक्ट है उसके अंदर ये बताइए हमें कि कितने दिन में एम्प्लॉयर को अपने वर्कर को वेज दे देनी होगी। ठीक है, इसका वेज पीरियड खत्म होने के बाद, मतलब अगर वो वेज मंथली देता है तो मंथली मंथ खत्म होने के बाद उसको कितने दिन के अंदर वेज दे देनी होगी, तो वो है 7 दिन। अगर एम्प्लॉयर अपने वर्कर को मंथली वेज दे रहा है तो मंथ खत्म होने के बाद 7 दिन के अंदर उसे वेज दे देनी होगी। अगर, इसमें भी कंडीशन सुन लीजिए, अगर 1000 से कम वर्कर उसके यहाँ काम कर रहे हैं तो 7 दिन के अंदर उसे वेज दे देनी होगी। और मान लीजिए 1000 से ज्यादा वर्कर है, ठीक है, मोर देन 1000, अगर 1000 से ज्यादा वर्कर है तो 10 दिन का समय दिया जाएगा। ठीक है, 10 दिन के अंदर वेज दे देनी होगी।
तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, 7 अगर 1000 से कम वर्कर है और 10 दिन अगर 1000 से ज्यादा वर्कर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम वेज एक्ट 1948 डिस्टिंग्विश बिटवीन मिनिमम वेज एंड फेयर वेज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर्ड व्हाइल फिक्सिंग मिनिमम वेज। तो सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन से फैक्टर लिए जाएंगे मिनिमम वेज फिक्स करने के समय। तो पहले जानिए मिनिमम वेज फिक्स कौन करता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर हो सकती है और स्टेट दोनों हो सकती है। ठीक है, हर स्टेट अपना अलग मिनिमम वेज फिक्स करती है। ठीक है, तो मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए वो देखेगी क्या, वो देखेगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। वो देखेगी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ये इंडेक्स होता है CPI WI। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर ये कौन देता है, ये देता है लेबर ब्यूरो। लेबर ब्यूरो ये देता है लेबर ब्यूरो। ठीक है, CPI कौन देता है, लेबर ब्यूरो देता है। और यही चीज देखी जाती है मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स देखा जाता है मिनिमम वेज फिक्स करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। जो ID एक्ट आपका है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, इसके अंदर क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की कैटेगरी में नहीं आता है। पहला है रिट्रेंचमेंट, दूसरा है ले ऑफ, तीसरा है लॉकआउट, तीसरा है रेजिग्नेशन बाय एम्प्लॉय। तो इसका आंसर होगा रेजिग्नेशन बाय एम्प्लॉय। रेजिग्नेशन बाय एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय जो है, वर्कर जो है अपने मन से रेजिग्नेशन अपना इस्तीफा दे रहा है, तो ये डिस्प्यूट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा D। और बाकी ये 3 आते हैं, ये बाकी 3 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947 रिक्वायर्स एन एम्प्लॉयर टू गिव हाउ मेनी डेज नोटिस बिफोर रिट्रेंचिंग अ वर्कर। ठीक है, अगर किसी वर्कर को निकालता है एम्प्लॉयर, तो उसे कितने दिन का नोटिस देना होगा कम से कम। तो उसे नोटिस देना होगा 30 दिन का। इसका आंसर होगा 30 दिन का। ठीक है, अब किसी भी वर्कर को रिट्रेंच करता है, किसी भी वर्कर को निकालता है एम्प्लॉयर, तो उसे कम से कम 30 डे नोटिस तो देना ही होगा। और साथ में जो है इसमें कंपनसेशन भी देना होगा। इसमें रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है 15 दिन का, 15 डे ऑफ वेजेस। ठीक है, ये भी देना होगा साथ में। 15 डे ऑफ वेजेस भी देनी होती हैं। ठीक है, एज अ कंपनसेशन। अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट ऑफ 1946 द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट अप्लाई व्हेन। तो ये पूछना चाहते हैं कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट हम लोग का 1946 का, जो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं वो गवर्नमेंट के, वो कब अप्लाई हो जाते हैं। तो पहले समझिए कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर होते क्या है। होता क्या है कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है, ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब होता है जो रूल्स और रेगुलेशंस जो बनाते हैं वो हर इंडस्ट्री अपना बनाती है। ठीक है, और उसके अलावा भी गवर्नमेंट जो है एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाती है। गवर्नमेंट जो है अपनी तरफ से एक मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर बनाती है सारे रूल एंड रेगुलेशन का। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी किसी एस्टेब्लिशमेंट में अपना खुद का स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बनाया, तो उस पर जो है मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो जाएगा। ठीक है, कब, जब एम्प्लॉयर फेल टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, मतलब एम्प्लॉयर ने अपना खुद का तो नहीं बनाया, तो उस पर मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर अपने आप गवर्नमेंट लागू कर देगी, अगर एम्प्लॉयर ने अपना खुद का स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं बनाया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। तो इसका आंसर होगा बी। और देखिए, और स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने का वो क्या रहता है क्राइटेरिया, मतलब अगर आपके यहाँ 100 से ज़्यादा वर्कर हैं तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होगा। ठीक है, और 6 महीने का समय दिया जाता है। 6 महीने का समय दिया जाता है, 6 महीने के अंदर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करना होगा। ठीक है, 100, अगर आपके यहाँ 100 वर्कर्स ज़्यादा हो गए तो 6 महीने के अंदर आपको स्टैंडिंग ऑर्डर सबमिट करना होगा, 100 वर्कर्स ज़्यादा अगर हो गए। अच्छा, जो नया कोड आ गया है, ठीक है, उसमें ये लिमिट 300 वर्कर कर दिया, मतलब अगर आपके यहाँ 300 वर्कर्स ज़्यादा है तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना होगा। ठीक है, वरना नहीं तो स्टैंडिंग ऑर्डर जो गवर्नमेंट बनाती है वो अपने आप लागू हो जाएगा उस पर।
अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट प्रोवाइडेड। जो हम लोग का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर कौन सा बेनिफिट नहीं मिलता है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? फ्यूनरल एक्सपेंस, मेडिकल बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, और चौथा है प्रोविडेंट फंड। जो प्रोविडेंट फंड जो है ईपीएफ एक्ट के अंदर मिलता है, ठीक है, ये ईपीएफ एक्ट के अंदर मिलता है। ये बाकी जो तीनों है ये ईएसआई एक्ट के अंदर मिलते हैं, ठीक है, तीनों मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, ये नहीं मिलता है, ये ईपीएफ एक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 prohibits employment of women for how many weeks immediately following childbirth। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये कहना चाहता है कि जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसमें जो फीमेल एम्प्लॉयर है, वुमन है, उसका जो है बच्चा होने के बाद कितने दिन तक उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा, मतलब उसे काम करने से रोका जाएगा। डिलीवरी होने के बाद उसे कितने समय तक काम करने से रोका जाएगा, तो वो है 6 वीक। अब मतलब समझते हैं इसका। देखिए, 26 वीक की तो छुट्टी मिलती ही मिलती है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन जब डिलीवरी हो गई, उसकी बच्चा हो गया, तो उसके 6 महीने बाद तक, 6 वीक बाद तक अगर वो फीमेल वर्कर ज्वाइन भी करना चाहेगी, वो वुमन वर्कर ज्वाइन भी करना चाहेगी, तब भी उसे ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। ये 6 वीक कंपलसरी है, ये 6 वीक कंपलसरी है। इतने डिलीवरी होने के बाद ये 6 वीक कंपलसरी है। इतना 6 वीक तो छुट्टी उसे लेनी ही होगी, मतलब अगर उस फीमेल वर्कर का मन करे कि वो ज्वाइन कर ले, तो भी नहीं ज्वाइन कर सकती, कि ये 6 वीक कंपलसरी है, इतनी छुट्टी उसे लेनी ही होगी। वैसे तो 26 वीक की मिलती ही मिलती है, लेकिन 6 वीक कंपलसरी है डिलीवरी होने के बाद। इसके 6 वीक तक उसे काम ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। तो आंसर इसका 6 वीक। Payment of Gratuity Act 1972 provides that gratuity shall be forfeited when the Employers Act involve। तो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंदर कब वर्कर की ग्रेचुटी या एम्प्लॉयर की ग्रेचुटी नहीं मिलेगी, उसकी पूरी हटा दी जाएगी। तो मिसकंडक्ट में, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में, मॉरल टर्प्यूट में, या फिर एब्सेंटीज में, ठीक है, या तो एब्सेंट रहता है, या मॉरल टर्प्यूट, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, या मिसकंडक्ट। तो इसका आंसर है सी, मॉरल टर्प्यूट। मॉरल टर्प्यूट मतलब होता है थेफ्ट कर लिया उसने, ठीक है, कोई किसी से ब्राइबरी ले रहा था, कोई फ्रॉड कर लिया, कोई सेक्स ऑफेंस, सेक्स हरासमेंट किसी वर्कर का, ठीक है, ठीक। तो अगर वो सब इन सब में इन्वॉल्व होगा, तो उसकी ग्रेचुटी जो है नहीं दी जाएगी, मतलब एम्प्लॉयर जो है उसकी ग्रेचुटी रोक सकता है इन कंडीशनों में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए, ग्रेचुटी तो चाहे तो मिसकंडक्ट और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी में भी रोक सकता है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ग्रेचुटी से वो पैसा काट सकता है, ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड वो पूरी ग्रेचुटी रोक सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या क्या सकते हैं, थेफ्ट, क्राइम, फ्रॉड, सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है, इसमें वो पूरी ग्रेचुटी रोक सकता है वर्कर की, उसके पास लीगल राइट है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 अ फैक्ट्री मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग मिनिमम। जो फैक्ट्री एक्ट है, ठीक है, उसमें फैक्ट्री किसे कहा जाएगा, उसमें कम से कम कितने वर्कर काम करने चाहिए, तब उसे फैक्ट्री कहा जाएगा। तो इसका आंसर है डी, 10 विद पावर, 20 विदाउट पावर। अगर इतने वर्कर उसमें काम कर रहे होंगे तो वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आएगी फैक्ट्री, तो वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर आएगी। तो इसका आंसर है डी। अच्छा, जो नया कोड आया है, ठीक है, नया कोड के अंदर जो है ये लिमिट 20 एंड 40 कर दी गई है। पहले थी 10 और 20, 10 विद पावर, 20 विदाउट पावर, अब है 20 विद पावर, 40 विदाउट पावर, ठीक है। ये नए कोड का बता रहा हूँ मैं, पुराने जो एक्ट में वो तो यही है। अंडर द कंस्ट्रक्शन लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट ऑफ 1970 हु इशू द लाइसेंस टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है आपका, उसमें कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस कौन देता है, तो वो है लाइसेंसिंग ऑफिसर।
ठीक है, वो है लाइसेंसिंग ऑफिसर। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक्ट के अंदर, इस एक्ट के अंदर अगर आपके यहाँ 20 वर्कर से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्टर के पास 20 वर्कर से ज़्यादा हैं तो उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा लाइसेंसिंग ऑफिसर से, ठीक है। और अगर इंडस्ट्री में भी 20 वर्कर से ज़्यादा है, अगर किसी इंडस्ट्री में भी 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से ज़्यादा हैं तो भी उसे इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा, ठीक है। तो दोनों के लिए कंडीशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से ज़्यादा हैं तो उसे लाइसेंसिंग ऑफिसर से अपना लाइसेंस लेना होगा, और इंडस्ट्री के पास 20 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से ज़्यादा हैं तो उसे भी इस एक्ट के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराना होगा। तो आंसर है लाइसेंसिंग ऑफिसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 रिक्वायर्स कॉन्ट्रैक्टर टू प्रोवाइड जर्नी अलाउंस इक्वल टू, ठीक है। तो इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट है, इसके अंदर जो वर्कर है उसे जर्नी अलाउंस कितना दिया जाएगा, मतलब उसे आने जाने का अलाउंस, मतलब वो घर जा रहा है, देखिए इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर है मतलब किसी दूसरे स्टेट से आया होगा, और मान लीजिए किसी छुट्टी में वो घर जा रहा है या वापस लौट रहा है तो उसे जर्नी अलाउंस भी दिया जाएगा, उसे घर से लौटने या आने का जर्नी अलाउंस भी दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा, आने जाने का दोनों दिया जाएगा, मतलब जाने का भी दिया जाएगा और आने का भी दिया जाएगा। तो इसका आंसर होगा बोथ गोइंग एंड रिटर्निंग फेयर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट मेड कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग माइग्रेंट वर्कर, ठीक है। तो कौन सा एक्ट है जो माइग्रेंट वर्कर के लिए है, तो वो है आपका इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, ठीक है। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट, अगर किसी इंडस्ट्री में या किसी एस्टेब्लिशमेंट में अगर 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर काम कर रहे हैं तो उसे इस एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर कराना होगा अपने आप को। और किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास अगर 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं, मतलब कई दूसरे स्टेट से आए हैं, तो उसे भी लाइसेंस लेना होगा इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और रह गई कि अब ये पहले 5 पास था, अब ये नए कोड के अंदर 10 कर दिया गया है, दोनों के लिए, इंडस्ट्री के लिए भी और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी। ये पहले 5 पास था, अब 10-10 कर दिया गया। Under the Bounded Labor System Abolition Act 1976, the punishment for enforcing bounded labor include imprisonment of, ठीक है। अगर बाउंडेड लेबर एक्ट के अंदर कितने साल का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा अगर आप बाउंडेड लेबर प्रैक्टिस करते हैं, तो किसी को आप बाउंडेड लेबर बनाते हो तो कितने साल का इम्प्रिजनमेंट है, कितने साल की जेल है, 3 साल की, ठीक है, 3 साल की जेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 रिक्वायर्स कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसी इन, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 ये कहता है कि अगर कोई प्राइवेट या पब्लिक है इंडस्ट्री, तो अगर उसका कोई वैकेंसी खाली होती है ना, तो उसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, मतलब जो उसके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, लोकल एक्सचेंज होगा, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, वहां पर उसे नोटिफाई करना होगा, मतलब वहां उसे जाके बताना होगा कि हमारे पास वैकेंसी खाली है। तो किस पे लागू होता है ये, दोनों पे होता है, प्राइवेट पे भी पब्लिक पे, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट के लिए एक लिमिट है, 25 वर्कर से ज्यादा है तो लागू होगा, पब्लिक के लिए कोई लिमिट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडोलेसेंट 14 टू 8 ईयर इन, जो हमारा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट है वो 14 से 18 साल के बच्चों को कहाँ काम करने से रोकता है, हजार्डस ऑक्यूपेशन में। अगर 14 साल से नीचे हैं तो कहीं भी नहीं काम कर सकते, लेकिन अगर 14 से 18 साल के बीच में है तो आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप हजार्डस ऑक्यूपेशन तब भी नहीं काम कर सकते, ठीक है। तो 14 से 18 साल वाले हजार्डस ऑक्यूपेशन में काम नहीं कर सकते। हजार्डस ऑक्यूपेशन गवर्नमेंट ने 3 बता रखे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से 3 है वो, एक है माइंस, दूसरा है एक्सप्लोजिव, और तीसरा है
हजार्डस ऑक्यूपेशन अंडर फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, जो भी हजार्डस ऑक्यूपेशन फैक्ट्री एक्ट के अंदर आते हैं वो भी एक्सप्लोजिव वर्क, मतलब कोई पटाखों का काम हो रहा है या फिर कोई माइंस का काम हो रहा है, तो ये सब हजार्डस वर्क है और इसमें 14 से 18 साल तक बच्चे काम नहीं कर सकते। अंडर द एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड एक्ट द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट, जो आपका ईपीएफ एक्ट है उसके अंदर एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट करता है? 12%। एम्प्लॉयर कितना करता है? 12%। दोनों 12 करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कंट्रीब्यूट फॉर एम्प्लॉयर इज फिक्स्ड एट। ठीक है, जो आपका ईएसआई एक्ट है उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है ये पूछा है इसमें। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपका 3.25% करता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। वर्कर कितना करता है? वर्कर करता है 0.75। तो टोटल कितना हुआ? टोटल कंट्रीब्यूशन होता है 4%। तो वर्कर करता है 0.75 और एम्प्लॉयर करता है 3.25, तो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा आपका 4%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट द एम्प्लॉयर कैन पे मैक्सिमम बोनस ऑफ। जो हम लोग का बोनस एक्ट है उसमें मैक्सिमम बोनस एम्प्लॉयर कितना पे कर सकता है? तो वो है 20%। ये मैक्सिमम बोनस है। और मिनिमम बोनस क्या है? ये इतना तो पे करना ही होगा उसे, अपने वर्कर को इतना बोनस तो उसे पे ही करना होगा, ये मैक्सिमम बोनस है। ठीक है, तो 20% मैक्सिमम बोनस है, मिनिमम बोनस 8.33%। अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट द पेंशन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस इन। जो आपका ईपीएफ एक्ट है उसमें पूछ रहे हैं कि पेंशन फंड जो है कौन सी ईयर में आई थी। तो पेंशन ईयर जो था आपकी जो आई थी वो आई थी आपकी 1995 में। पेंशन जो आई थी आपकी पेंशन स्कीम आई थी आपकी 1995 में। और इसमें दो स्कीम और चलती हैं, आपको पता है, प्रोविडेंट फंड पीएफ स्कीम। पीएफ आई थी आपकी 1952 में जब ये एक्ट लागू हुआ था। और एक इसमें इंश्योरेंस स्कीम चलती है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं एडिलिस, वो आई थी आपकी 1976 में। 1976 में इंश्योरेंस आई थी, पीएफ प्रोविडेंट फंड आई थी 1952 में, और पेंशन स्कीम आई थी 1995 में। तो 3 स्कीम चलती है इसके अंदर, ईपीएफ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग द फिटनेस ऑफ यंग पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका एक्ट है 1948, ठीक है, उसमें यंग पर्सन की फिटनेस कौन कौन सर्टिफाई करेगा? ठीक है, यंग पर्सन की फिटनेस कौन सर्टिफाई करेगा? तो पहले यंग पर्सन कौन है? यंग पर्सन वो लोग हैं जो 15 से 18 साल के बीच में हैं। तो इस एक्ट के अंदर जो भी 15 से 18 साल के बीच में आते हैं उन्हें यंग पर्सन कहा जाता है। और उन्हें काम देने से पहले, जो 15 से 18 साल के बच्चे हैं उन्हें काम देने से पहले उनकी फिटनेस चेक करी जाती है। और उनकी फिटनेस कौन चेक करता है? वो करता है सर्टिफाइंग सर्जन। जब वो उनकी फिटनेस सही करता है तो वो एक उन्हें सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये काम कर सकते हैं। तो ठीक है, 15 से 18 साल वाले बच्चे तभी काम कर सकते हैं जब सर्टिफाइंग सर्जन उन्हें सर्टिफिकेट देगा फिटनेस का। ठीक है, तो ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंट इंस्पेक्टर अंडर द मिनिमम वेज एक्ट। तो इंस्पेक्टर जो है मिनिमम वेज एक्ट के अंदर से कौन अपॉइंट करता है? तो मिनिमम इसे करता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटर हो सकती है और स्टेट हो सकती है। तो दोनों लोग जो है इस एक्ट के अंदर इंस्पेक्टर जो है अपॉइंट कर सकते हैं। क्या करेगा? वो देखेगा कि इंडस्ट्रीज जो हैं वो मिनिमम वेज दे रही है कि नहीं दे रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 empower which authority to hear wages deduction complaint? तो कोई भी अगर वेज से अगर कोई इंडस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट आपका वेज डिडक्ट कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट कौन सुनेगा? तो वो सुनेगा आपका पेमेंट ऑफ वेज अथॉरिटी। ठीक है, पेमेंट ऑफ वेज अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर बनाई जाएगी। तो ये जो हो सकता है लेबर कमिश्नर हो सकता है, ये डिप्टी लेबर कमिश्नर हो सकता है। ठीक है, तो ये अथॉरिटी इस एक्ट के अंदर होती है, जो अगर आपका वेजेस में डिडक्शन हो रहा है तो वो ये अथॉरिटी उसकी कंप्लेन सुनेगी। आगे चलते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट? जो आपका आईडी एक्ट 1947 है, इसमें से कौन सी अथॉरिटी है जो डिस्प्यूट की नहीं देखेगी? तो वो होगा आपका वेज इंस्पेक्टर। ये तीनों अथॉरिटी आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर आती हैं, और कोई डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट देखती है। वेज इंस्पेक्टर नहीं होता इसके अंदर। ठीक है, वेज इंस्पेक्टर इसके अंदर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 द ऑफिसर हु रजिस्टर एंड सर्टिफाइड ट्रेड यूनियन इज? आपके जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसके अंदर कौन ऑफिसर होता है जो ट्रेड यूनियन को रजिस्टर और सर्टिफाई करता है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। जब भी किसी को ट्रेड यूनियन बनानी होगी तो सारे कागज रजिस्ट्रार को पास सबमिट करेगा, उसे हम लोग रजिस्ट्रार कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछे कि रजिस्ट्रार किसके अंदर आता है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 अपॉइंट विच अथॉरिटी टू सर्टिफाई स्टैंडिंग ऑर्डर? ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो आपका स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट है उसके अंदर कौन सी अथॉरिटी जो है स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करती है? तो वो करता है आपका सर्टिफाइंग ऑफिसर। वो करता है आपका सर्टिफाइंग ऑफिसर। जब भी किसी इंडस्ट्री को स्टैंडिंग ऑर्डर लागू करना होगा तो वो सारे अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को देगा। जो ड्राफ्ट बनाएगा स्टैंडिंग ऑर्डर का वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को देगा, वो उसे सर्टिफाई करेगा। एक लंबा प्रोसेस होता है, फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर वो ड्राफ्ट ट्रेड यूनियन को देता है, वर्कर को देता है। एक लंबा प्रोसेस है ये। ठीक है, और फिर वो अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर उस ड्राफ्ट को पास कर देता है तो स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 हु एडमिनिस्टर द स्कीम? जो आपका जो क्या नाम है ईएसआई एक्ट है, इसके अंदर जो भी स्कीम चलती है उन्हें कौन देखता है? वो देखता है एक कॉर्पोरेशन आता है इसके अंदर, वो है एम्प्लॉय स्टेट कॉर्पोरेशन। ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो इसमें एक चेयरमैन होता है, एक डिप्टी चेयरमैन होता है, कुछ मेंबर इसके वर्कर होते हैं, कुछ मेंबर इसके एम्प्लॉयर होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, एम्प्लॉय फंड एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट इज एडमिनिस्टर्ड बाय? ठीक है, ये कौन देखता है? ईपीएफ एक्ट कौन देखता है? ये देखता है आपका ईपीएफओ। ये देखता है आपका ईपीएफओ। इसके अंदर ये एक्ट को देखता है, तो इसका आंसर सी। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 हु ग्रांट लाइसेंस टू कॉन्ट्रैक्टर? ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर एक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस कौन देता है? जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखेगा, और अगर 20 से ज़्यादा लेबर है उसके पास तो उसे लाइसेंस लेना होगा, और 5 से ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना होगा उसे। तो लेगा किससे वो लाइसेंस? वो लाइसेंस देता है लाइसेंसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ये बॉडी होती है जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है कॉन्ट्रैक्टर को। ठीक है, लाइसेंसिंग ऑफिसर। अंडर द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 सेटलमेंट ऑफ बोनस डिस्प्यूट इज डन बाय? आपका जो पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है उसमें अगर कोई डिस्प्यूट होता है बोनस से, बोनस के रिलेटेड, तो कौन देखता है? तो उसे देखता है आपका बी पार्ट। बी मतलब ये
लेबर कोड एंड इंडस्ट्रियल टर्मिनल। ठीक है, अगर इन पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी बोनस से रिलेटेड इशू होगा, तो वो जाएगा लेबर कोड और इंडस्ट्रियल टर्मिनल में। आगे देखते हैं। अंडर द चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट, हु हैज द पावर टू कंडक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन। ठीक है, तो इस एक्ट के अंदर किसके पास पावर रहती है सरप्राइज इंस्पेक्शन करने की? तो इसका आंसर है आपका सी, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, वो जाके देख सकता है, वो इंस्पेक्टर जाके देख सकता है कि ऐसा तो नहीं किसी इंडस्ट्री या फिर किसी एस्टेब्लिशमेंट में 14 साल से नीचे बच्चे काम कर रहे हैं कि। ठीक है, तो वो इंस्पेक्टर कभी भी सरप्राइज इंस्पेक्शन कर सकता है। अंडर द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, हु इंश्योर्ड वेलफेयर मेजर लाइक हाउसिंग, मेडिकल केयर एंड क्रच। तो कौन देखता है इन सबके चीजों को? वो देखता है आपका सी, इंस्पेक्टर ऑफ प्लांटेशन। ठीक है, इसके अंदर आपकी जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है, इसके अंदर एक इंस्पेक्टर होता है। ठीक है, जो भी वेलफेयर मेजर होते हैं इस एक्ट को में प्लांटेशन वर्कर को दिए जाते हैं, जैसे हाउसिंग, मेडिकल केयर और क्रच, तो ठीक है, उन सबकी जांच इंस्पेक्टर करता है, जो इस एक्ट के अंदर अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोड ऑन वेजेस 2019 रिप्लेस्ड हाउ मेनी अर्लियर वेज रिलेटेड लॉ। ठीक है, हम लोग को पता है कि कोड चार लेबर कोड आए हैं। ठीक है, चार लेबर कोड में एक आपका है कोड ऑन वेजेस। ठीक है, तो इसके अंदर कितने वो कोड लेबर लॉ आ गए हैं? इसके अंदर 4 लेबर लॉ आ गए हैं। कौन सा? एक है मिनिमम वेज एक्ट। ठीक है, और दूसरा है पेमेंट ऑफ वेज एक्ट। तीसरा है आपका बोनस एक्ट, और चौथा है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ये देखिए लिखिए आपके वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ मिनिमम एक्ट, वेज एक्ट और पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये 4 एक्ट हैं जो कि कोड ऑन वेजेस में मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, which new concept were introduced on code on wages that was absent in earlier law। जो कोड ऑन वेजेस में ऐसा कौन सा नया कॉन्सेप्ट लाया गया जो पहले नहीं था? तो क्या नहीं था पहले? पहले नहीं था फ्लोर वेजेस, ये इसमें नया लाया गया है। अब समझते हैं पहले फ्लोर वेजेस होती क्या है। तो पहले समझिए कि फ्लोर वेजेस सेट कौन करता है। जो आपकी फ्लोर वेज है वो सेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी फ्लोर वेज है सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगा। इसका मतलब ये है कि मिनिमम इतनी वेजेस तो आपको देनी ही होंगी वर्कर को अपने। ये मिनिमम वेज है, मतलब आप समझिए कि इतनी वेज तो आपको वर्कर को देनी ही होंगी। ठीक है, इससे कम नहीं हो सकता। मतलब इसका मतलब ये है कि जो भी स्टेट, देखिए मिनिमम वेज कौन सेट करता है? स्टेट है, सेंट्रल। ठीक है, तो जो भी स्टेट मिनिमम वेज सेट करेगा उसे जो भी फ्लोर वेज सेट करी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करी होगी, मिनिमम वेज को उससे ज्यादा ही होना होगा। अब ऐसा समझिए, मिनिमम वेज को फ्लोर वेज से ज्यादा ही होना होगा। फ्लोर वेज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगी और मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट सेट करती है। ठीक है, तो जो भी मिनिमम वेज होगी वो जो भी फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करेगा उससे तो ज्यादा ही होगी। ऐसा क्या क्यों गया? क्योंकि मिनिमम वेज जो है हर स्टेट अपनी अलग अलग तय करता है। कहीं बहुत ज्यादा मिनिमम वेज हो जाती है, कहीं बहुत कम मिनिमम वेज होती है। तो सेंटर ने एक फ्लोर वेज बना दी कि आपको जितनी भी मिनिमम वेज रखनी है रख लो, लेकिन फ्लोर वेज से कम नहीं होगी। ठीक है, आपको स्टेट को जितनी मिनिमम वेज रखनी है रख लो, लेकिन वो मिनिमम वेज जो हमने बनाई है फ्लोर वेज उससे कम नहीं होनी चाहिए, ताकि पूरे इंडिया में एक तरीके से वेज जो है एक तरीके से यूनिफाई हो सके, मतलब एक तरीके से स्टेबल हो सके। ठीक, एक तरीके से वेज जो है स्टेबल हो सके, इसलिए तो फ्लोर वेज नया कॉन्सेप्ट है इस एक्ट के अंदर, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है। ठीक है, याद रखिएगा।
ठीक है, तो ये हमने बता दिया सेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट कैन नॉट फिक्स वेजेस बिलो दिस, स्टेट इससे नीचे वेजेस नहीं बना सकता। अंडर कोड ऑफ वेजेस द डेफिनेशन ऑफ वेजेस एक्सक्लूड विच कंपोनेंट बियॉन्ड थ्रेशोल्ड ऑफ 50%। इसका मतलब समझते हैं हम लोग पहले पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका नाम है अलाउंस। ठीक है, इसका अलाउंस अब मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ऐसा है कि कोड ऑन वेजेस में ये कहा गया है कि अगर आप अलाउंस दे रहे हैं, आप अगर अलाउंस दे रहे हैं तो जो भी आप अलाउंस दे रहे हैं वो जितनी भी वर्कर को वेज मिल रही है उसके 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो भी आप अलाउंस दे रहे हैं अलग से, ठीक है, वेजेस को छोड़ के जो अलग से अलाउंस दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार का अलाउंस, ठीक है, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज के लिए पैसा, किसी लिए भी पैसा दिया जा रहा है, वो वेजेस के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए वेजेस इसकी है 10,000, 10,000 वेज है। ठीक है, 10,000 वेज है तो अलाउंस जो है 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अलाउंस जो है 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मान लो अलाउंस 5,000 से ज्यादा हो गया, 6,000 हो गया अलाउंस, तो जो एक्स्ट्रा 1,000 रुपए है ना, ये वेजेस में जोड़ दिया जाएगा, तब उसकी वेजेस 11,000 गिनी जाएगी। समझ गया? अलाउंस जो है 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5,000 अगर 50% से ज्यादा हो गया तो जो भी एक्स्ट्रा मनी होगा वो उसकी वेजेस में जोड़ दिया जाएगा। तो यही ये बात करी गई है। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेजेस एक्सक्लूड विच कंपोनेंट बियॉन्ड थ्रेशोल्ड ऑफ 50%, तो वह है अलाउंस। अलाउंस जो है 50% से की लिमिट होती है अलाउंस में, 50% से ज्यादा हुआ तो उसे वेजेस में काउंट किया जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इंट्रोड्यूस अ न्यू बॉडी कार्ड। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में एक नई बॉडी इंट्रोड्यूस करेगी, उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे कहेंगे हम लोग नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल। ठीक है, तो अब इसका मतलब समझ लेते हैं हम लोग। नेगोशिएटिंग यूनियन और नेगोशिएटिंग काउंसिल होता क्या था कि पहले जो है इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन होते थे। ठीक है, और कौन सा ट्रेड यूनियन बार्गेनिंग करेगा, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेगा, कौन सा ट्रेड यूनियन जो है एम्प्लॉयर के साथ नेगोशिएट करेगा, ये कंफर्म नहीं था, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक्ट जो है सिर्फ रजिस्टर करता था, किसी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं करता था। तो यहाँ पर एक नेगोशिएटिंग यूनियन बनाया गया। नेगोशिएटिंग यूनियन का मतलब ये है, अगर किसी इंडस्ट्री के अंदर अगर कोई ट्रेड यूनियन है और उसके पास 50 से ज्यादा वर्कर है, 50% से ज्यादा वर्कर हैं उस इंडस्ट्री के, तो वही कहलाएगा नेगोशिएटिंग यूनियन। मतलब वो नेगोशिएटिंग यूनियन की पावर होगी और वर्कर एम्प्लॉयर से या कलेक्टिव बार्गेनिंग में वही आगे आएगा सबसे पहले। वो ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज हो जाएगा और कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशन वही ट्रेड यूनियन करेगा। अगर जिसके पास 50% से ज्यादा वर्कर है उसे हम लोगों ने कहा नेगोशिएटिंग यूनियन। अब अगर मान लीजिए कि किसी नेगोशिएटिंग यूनियन के पास या किसी ट्रेड यूनियन के पास 50% से ज्यादा वर्कर नहीं है, तो बनेगी नेगोशिएटिंग काउंसिल। मतलब 2-3 ट्रेड यूनियन मिलकर एक नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाएंगे और हर ट्रेड यूनियन के पास कम से कम 20% वर्कर तो होने चाहिए। ठीक है, तो अब फिर से समझ लेते हैं। अगर 50% से ज्यादा वर्कर है किसी ट्रेड यूनियन के पास तो हो गया नेगोशिएटिंग यूनियन। अगर किसी ट्रेड यूनियन के पास 50% से ज्यादा वर्कर नहीं है, इन दैट कंडीशन 3-4 ट्रेड यूनियन मिल जाएंगी और उनके पास 20% से ज्यादा वर्कर होंगे, तो 3-4 ट्रेड यूनियन मिलके नेगोशिएटिंग काउंसिल बना लेंगे और फिर वो जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग या फिर एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करेगा। ठीक है, समझ गया? चलिए, इसका आंसर होगा सी। अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एस्टेब्लिशमेंट विद हाउ मेनी वर्कर नाउ रिक्वायर अ प्रायर गवर्नमेंट परमिशन फॉर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। तो नया जो कोड आया है, अगर किसी भी एम्प्लॉयमेंट एस्टेब्लिशमेंट को ले ऑफ करना है, रिट्रेंचमेंट करना है या क्लोजर करना है, ठीक है, बंद करना है या किसी वर्कर को निकालना है या ले ऑफ करने हैं, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी। कितने वर्करों के बाद? तो इसका आंसर है 300 वर्कर। अगर 300 वर्कर के साथ उसे ले ऑफ करना है या रिट्रेंचमेंट करना है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। मतलब 300 वर्कर से ज्यादा है अगर उसके यहाँ, तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी ये तीनों काम करने के लिए।
ठीक है, अगर उस एस्टेब्लिशमेंट में 300 वर्कर्स ज़्यादा हैं तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। विच कोड इंट्रोड्यूस अ प्रोविजन अलाउइंग फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल सेक्टर। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट एक नया जो है टर्म है जो स्टार्ट हुआ है, इस कोड में इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो किस किस कौन से कोड में इंट्रोड्यूस किया गया से, 4 कोड में से, तो वो है आपका बी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में इस नए टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। होता क्या है ये, देखिए पहले तो एक होता है परमानेंट जॉब जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन होता है। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि इसमें जो है 3, 4 या 4 साल का जितना भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। ठीक है, 3, 4 साल जितना भी मन हो। ठीक है, उसके अंदर जो है जो परमानेंट वर्कर को बेनिफिट दिए जा रहे थे वो इसे भी मिलेंगे। ठीक है, ये है तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेकिन बेनिफिट इससे सारे परमानेंट वर्कर वाले मिलेंगे, इसलिए इसका नाम है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कुछ फिक्स टर्म के लिए ही एम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक, कुछ समय के लिए, लेकिन इसे बेनिफिट सारे परमानेंट वर्कर वाले भी मिलेंगे। इसे बेनिफिट सारे परमानेंट वर्कर वाले भी मिलेंगे। द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 considerate how much older सोशल सिक्योरिटी अलाउ। ठीक है, जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है उसमें कितने जो पुराने लॉ जोड़ दिए गए, मतलब कितने पुराने लॉ मर्ज कर दिए गए, तो इसका आंसर आपका डी, 9। ठीक है, तो इसमें 9 लॉ मर्ज कर दिए गए, पुराने जो लेबर लॉ थे उसमें 9 लॉ मर्ज कर दिए गए। कौन कौन से, जैसे इंश्योरेंस है, जैसे ईपीएफ, हाँ ग्रेचुटी है, ईपीएफ है, ईएसआई है, मैटरनिटी बेनिफिट है, एक्सेट्रा। तो 9 लॉ हैं जो मर्ज कर दिए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ। जो कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है उसने कौन सा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, तो वो किया है आपका ये द नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। एक नया सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया गया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनके सोशल सिक्योरिटी के बारे में देखेगा, पॉलिसी बनाएगा, एडवाइस करेगा उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है, तो ये नया बोर्ड बनाया। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड ग्रेचुटी बिकम अवेलेबल विदाउट 5 years सर्विस इन केस ऑफ। जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें ग्रेचुटी बिना 5 साल की कब मिलेगी, इन केस ऑफ डेथ एंड डिसेबिलिटी। ये पहले भी था, ठीक है, पुराने लॉ में भी था, इसमें भी है। अगर 5 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं और उसी टाइम डेथ हो जाती है या फिर डिसेबिलिटी हो जाती है तो भी आपको ग्रेचुटी मिलेगी। डेथ में आपके नॉमिनी को मिलेगी, डिसेबिलिटी में आपको मिलेगी ग्रेचुटी। उसमें 5 साल कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कोड इंट्रोड्यूस द फर्स्ट लीगल डेफिनेशन ऑफ गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के वर्कर ऐड किए गए हैं नए कोड में, वो है गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर। किस में ऐड करे गए हैं, तो ये करे गए हैं आपके कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में। कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में होते क्या है गिग वर्कर, गिग वर्कर मतलब वो होते हैं जो एक फिक्स टाइम के लिए काम करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कोई आर्टिस्ट हुआ, राइटर हुआ, कंटेंट राइटर हुआ, फोटोग्राफर हुआ। ठीक है, उन्हें आप पैसा देंगे और वो आपको उतने समय के लिए आपका काम पूरा करके देंगे। ठीक है, वो गिग वर्कर है, उसमें कोई परमानेंट वर्क नहीं है। आप उन्हें मनी प्रोवाइड कराएंगे, वो आपका काम करके देंगे। और प्लेटफॉर्म वर्कर कौन होते हैं, जो प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं पैसा कमाने के लिए। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल है जैसे जोमेटो के, स्विगी के ड्राइवर, ओला के ड्राइवर। ठीक है, ये सब प्लेटफॉर्म है, तो इसके अंदर ये सब काम करते हैं ऑनलाइन, है ना। तो ये प्लेटफॉर्म वर्कर है, तो ये किसमें जोड़ा गया, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी में। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020 मर्ज हाउ मैनी अर्लियर लॉ। तो आपका जो OSH लॉ है इसके अंदर कितने पुराने लॉ मर्ज कर दिए गए, तो है 13। यही सबसे बड़ा लॉ है, इसमें सबसे ज्यादा लॉ मर्ज किए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा लॉ मर्ज किए गए, 13 लॉ मर्ज किए गए।
अंडर द ओएसएच कोड द थ्रेशहोल्ड फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एप्लीकेबिलिटी इज, तो अब जो है 50 हो गया है, ठीक है। अगर किसी पहले क्या था, पहले 20 था, पहले 20 वर्कर था, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट था पहले वो 20 वर्कर पर अप्लाई होता था। अगर अब 50 वर्कर है तब अप्लाई होगा ये, उसके प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लेबर एक्ट के जो प्रोविजन है अब 50 वर्कर पर अप्लाई होंगे। अंडर द न्यू ओएसएस कोड वर्किंग आवर पर डे फॉर वर्कर इज कैप्ड एट, जो नया कोड है ओएसएस कोड, उसमें वर्किंग आवर वर्कर के क्या क्या है, वर्किंग आवर वर्कर के कितने हैं, तो हैं वो 8 घंटा, ठीक है, डेली। पहले कितने थे, 9 घंटा, 9 घंटे फैक्ट्री एक्ट के अंदर, पहले 9 घंटे काम था डेली का, अब 1 घंटा कम कर दिया गया इस एक्ट के अंदर। अब वर्कर का जो नया एक्ट है इसमें अब 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करा सकते वर्कर से। द कोड ऑन वेजेस मेक मिनिमम वेजेस अप्लीकेबल टू, जो कोड ऑन वेजेस है अब मिनिमम वेजेस किस पे अप्लीकेबल होंगी, सब पे, सारे एम्प्लॉय पे। पहले किस पे थी, पहले शेड्यूल एम्प्लॉय पे थी। शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर जो वर्कर आते थे, जो वर्कर आते थे, जो एम्प्लॉय आते थे, उन पे पहले मिनिमम वेज एक्ट अप्लाई होता था। अब इस कोड के अंदर जितने भी एम्प्लॉय हैं सब पे ये कोड लागू होता है, मिनिमम वेज एक्ट। द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड मेड स्टैंडिंग ऑर्डर मैंडेटरी फॉर एस्टेब्लिशमेंट विद मिनिमम, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 300। कहना क्या चाहता है कि अब जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर हैं वो कंपनी जो सॉरी वो एस्टेब्लिशमेंट कब बनाएगा, जब उसके पास 300 से ज़्यादा वर्कर होंगे। पहले क्या था, 100 वर्कर, मतलब अगर पहले 100 वर्कर ही थे किसी एस्टेब्लिशमेंट में, किसी इंडस्ट्री में, तो भी उसे स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने होते थे। लेकिन अब इसकी लिमिट 300 वर्कर कर दिया, अगर आपके यहाँ 300 वर्कर से कम है तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने की जरूरत नहीं है। अंडर द ओएसएस कोड द माइग्रेंट वर्कर डेफिनेशन नाउ इंक्लूड वर्कर्स, ठीक है, तो माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन में आप किसे इंक्लूड कर दिया गया है, आंसर इसका बी, रिक्रूटेड डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। मतलब समझते हैं, देखिए पहले क्या था, पहले कोड में जो माइग्रेंट वर्कर का कोड था, माइग्रेंट वर्कर का जो एक्ट था, उसमें क्या था, माइग्रेंट वर्कर उन्हें माना जाता था जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते थे। किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई माइग्रेंट वर्कर काम कर रहा है तो उसे माइग्रेंट वर्कर तभी माना जाएगा जब वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उस इंडस्ट्री में आया हो, ठीक है। लेकिन अगर अब कोई माइग्रेंट वर्कर सीधे जाके किसी इंडस्ट्री में काम करने लगता है तो भी उसे माइग्रेंट वर्कर माना जाएगा, ठीक है। सो मतलब है डायरेक्टली रिक्रूटेड, ठीक है, डायरेक्टली किसी सीधे काम करने लगे या थ्रू कॉन्ट्रैक्टर जाए। पहले जब कॉन्ट्रैक्टर जात के साथ साथ जाता था तभी उसे माइग्रेंट वर्कर माना जाता था। अगर अब वो डायरेक्टली जाकर जॉब ले लेता है किसी इंडस्ट्री में, कोई माइग्रेंट वर्कर किसी दूसरे स्टेट से आके, तो भी उसे माइग्रेंट वर्कर माना जाएगा इस नए कोड के अंदर। तो आंसर है बी। अंडर द कोड ऑफ वेजेस हु इज अपीलेट अथॉरिटी फॉर क्लेम, ठीक है, तो कोड ऑफ वेजेस में अपीलेट अथॉरिटी क्लेम के लिए कौन सी है, तो इसका आपका आंसर है बी, अपीलेट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट कोई भी अपीलेट अथॉरिटी बनाती है उस पर आप जो है क्लेम क्लेम के लिए कह सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड वर्कर मस्ट गिव नोटिस बिफोर स्ट्राइक इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस फॉर, ठीक है, तो नए जो रिलेशन कोड है, अगर किसी को स्ट्राइक करनी है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में तो कितने दिन पहले नोटिस देना होगा, वो है 14 दिन पहले। 14 दिन पहले आपको नोटिस देना होगा अगर किसी को स्ट्राइक करनी है तो, ठीक है। आगे देखते हैं। द सोशल सिक्योरिटी कोड एस्टेब्लिश अ स्पेशल फंड,
सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर सोशल सिक्योरिटी कोड में एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है, किसके लिए? गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट वर्कर तो है नहीं कोई, ये परमानेंट वर्कर तो है नहीं, ठीक है। तो परमानेंट वर्कर नहीं है तो इनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कुछ पैसा इकट्ठा होना चाहिए, तो वो पैसा इसी के अंदर होगा, सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर। इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए सारा पैसा इसी के अंदर होगा, सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर, ठीक है। और उससे इन्हें बेनिफिट और मदद की जाएगी, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को। फिक्स टर्म एम्प्लॉय अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड रिसीव, ठीक है, ग्रेचुटी मिलती है जब आप 5 साल पूरे कर लेते हैं, ठीक है। परमानेंट वर्कर की बता रहा हूं, लेकिन अब फिक्स टर्म एम्प्लॉय भी नए आ गए हैं, ठीक है। तो इन्हें ग्रेचुटी मिलेगी? हाँ मिलेगी। कैसे मिलेगी? प्रो राटा बेसिस पे। प्रो राटा बेसिस मतलब क्या होता है कि मान लीजिए 6 महीने काम किया, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया, जितना काम किया उसके हिसाब से ग्रेचुटी कैलकुलेट करके नहीं दी जाएगी। अगर ये 3 साल के लिए थे तो 3 साल की ग्रेचुटी कैलकुलेट करके दी जाएगी, अगर ये 2 साल के लिए थे तो 2 साल की ग्रेचुटी इन्हें कैलकुलेट करके दी जाएगी। तो मतलब इनने जितना काम किया उस हिसाब से ना ग्रेचुटी कैलकुलेट करके दी जाएगी। तो फिक्स टर्म एम्प्लॉय जो आए हैं नए, उन्हें भी ग्रेचुटी मिलेगी, और वो मिलेगी प्रो राटा बेसिस पे, मतलब जितना उन्होंने काम किया उसकी ग्रेचुटी उन्हें मिलेगी। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बिकम applicable टू प्लांटेशन व्हेन एम्प्लॉइंग एटलीस्ट, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कोड में ईएसआई अप्लीकेबल होगा प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, कब? जब वहां पर 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे। अगर किसी प्लांटेशन में 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहां पर जो ईएसआई लागू हो जाएगा, मतलब इंश्योरेंस, स्टेट इंश्योरेंस का जो भी बेनिफिट है वो ले सकते हैं वहां पर, ठीक है। ये नए कोड में आया है, पहले तो प्लांटेशन वर्क इन्वॉल्व ही नहीं थे, मतलब पहले, इससे पहले ईएसआई इन पे लागू ही नहीं होता था प्लांटेशन वर्कर पर, ठीक है। लेकिन अब लागू कर दिया गया है। अब 10 से ज्यादा प्लांटेशन वर्कर हैं तो वहां पर वो ईएसआई के अंदर रजिस्टर हो सकते हैं और उसके बेनिफिट ले सकते हैं। अंडर द ओएसएच कोड, अ सिंगल लाइसेंस फॉर फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर इज नोन एज, ठीक है। तो ओएसएच कोड के अंदर एक सिंगल लाइसेंस कर दिया गया है फैक्ट्री के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए और इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए, ठीक है। फैक्ट्री के अगर लाइसेंस लेना हो, कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए लाइसेंस लेना हो या इंटर स्टेट माइग्रेंट के लिए लाइसेंस लेना हो, तो अब एक सिंगल लाइसेंस लेना होगा बस, ठीक। अलग 3-3 लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो उस लाइसेंस को कहेंगे क्या? उस लाइसेंस को कहेंगे हम कॉमन रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस, उसे कहेंगे कॉमन रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। अब अलग से 3 लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइसेंस से काम चल जाएगा। तो इसका आंसर होगा सी। Which of the following is not a scheduled employment under the old Minimum Wage Act 1948, ठीक है। तो पहले बता दूं कि जो मिनिमम वेज एक्ट है वो सिर्फ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पे ही पहले लागू होता था, लेकिन अब सारे एम्प्लॉय पे लागू होता है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो वो है आईटी सर्विस। पहले आईटी सर्विस जो है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं था, ठीक है। अब आईटी सर्विस पे भी मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा। अब जो आईटी में भी हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी हैं, उन पे भी मिनिमम वेज एक्ट लागू होगा, पहले नहीं होता था। उन्हें भी मिनिमम वेज मिलनी चाहिए जो आईटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 द टर्म हजार्डस प्रोसेस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय व्हिच अमेंडमेंट? 1948 के अंदर, एक्ट के अंदर, फैक्ट्री एक्ट के अंदर जो हजार्डस प्रोसेस इसमें ऐड किया गया था, इस एक्ट में हजार्डस प्रोसेस एक्ट किया गया था, किस अमेंडमेंट के अंदर? तो वो है आपका 1987 अमेंडमेंट हुआ था इसके अंदर फैक्ट्री एक्ट का, और उसमें हजार्डस प्रोसेस ऐड किया गया था। 1987 में ही क्यों ऐड किया गया था ये हजार्डस प्रोसेस? क्योंकि 1984 में हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी,
ठीक है, ठीक है। और इसी की सेफ्टी को देखते हुए हजार्डस प्रोसेस जो है ऐड किया गया फैक्ट्री एक्ट में 1987 में। अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ वर्क कमेटी इज, ठीक है, तो कितने वर्कर होने चाहिए तब वर्क कमेटी बनेगी? 100 वर्कर होंगे तो वर्क कमेटी बनेगी, और वर्क कमेटी में इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयर होंगे और इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे, ठीक है। उसमें से एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कैलकुलेट कंपनसेशन बेस्ड ऑन, ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट जो अपना कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट करता है? वो करता है मंथली वेजेस इनटू एज फैक्टर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। क्या देखता है? मंथली वेजेस देखता है और एज फैक्टर देखता है, कितनी एज है। आगे चलते हैं। अंडर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वुमन अडॉप्टिंग अ चाइल्ड बिलो 3 मंथ इज इंटाइटल्ड टू मैटरनिटी लीव ऑफ, अगर इस एक्ट के अंदर, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अंदर, कोई माँ जो है, कोई फीमेल जो है, कोई बच्चा अडॉप्ट करती है जिसकी उम्र 3 मंथ से कम है, तो उसे कितनी पेड लीव मिलेगी? उसे मिलेगी 12 वीक की। अगर अडॉप्शन के केस में जो है लीव मिलती है वो मिलती है 12 वीक की, लेकिन बच्चा जो है वो 3 मंथ से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अडॉप्शन के केस में, कमीशनिंग मदर के केस में, और अगर तीसरा बच्चा है उस केस में 12 वीक मिलती है। 26 वीक मिलती है दो बच्चों तक, दो बच्चों तक 26 वीक मिलती है। अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट नॉमिनेशन मस्ट बी सबमिटेड बाय एन एम्प्लॉय आफ्टर कंप्लीटिंग आंसर्स का 1 ईयर। मतलब क्या है? ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर जो नॉमिनेशन है, ठीक है, वो कितने समय तक के बाद उसे देना होगा? मतलब देखिए, ग्रेच्युटी एक्ट के अंदर ग्रेच्युटी मिलती है, और मान लीजिए डेथ के केस में जो ग्रेच्युटी है वो आपके नॉमिनी को मिलेगी। तो आप जब काम कर रहे हैं, 1 साल के बाद आपको अपने नॉमिनी को बताना होगा, मतलब अपना नॉमिनेशन बताना होगा कि हमारे नॉमिनी कौन होगा। आपका नॉमिनी कौन होगा वो 1 साल के बाद, 1 साल की सर्विस के बाद आपको बताना होगा, कंपलसरी है, ठीक है। 1 साल सर्विस के बाद आपको अपना नॉमिनी बताना होगा। द एएसआई कॉर्पोरेशन इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वर्कर, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट। जो एएसआई कॉर्पोरेशन है जो ईएसआई एक्ट के अंदर आता है, ठीक है, उस कॉर्पोरेशन में वर्कर होते हैं, एम्प्लॉयर होते हैं और गवर्नमेंट होते हैं। तो किस टाइप का स्ट्रक्चर है ये है थ्री पार्टेड बॉडी, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूली रिकॉग्नाइज्ड एज अ कैरियर कैटेगरी। सोशल सिक्योरिटी कोड में जो एक नई कैरियर कैटेगरी है, कौन सी है जो नई जोड़ी गई है? वो है आपका गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर भी है, ठीक है। प्लेटफॉर्म वर्कर, गिग वर्कर एंड प्लेटफॉर्म वर्कर, ये दो नई कैरियर कैटेगरी जोड़ी गई है। अंडर द कोड ऑफ वेजेस द अपलेट अथॉरिटी मस्ट डिसाइड केस विद इन, कोड ऑफ वेजेस के अंदर जो अपलेट अथॉरिटी है, अगर उसके पास कोई केस जाता है तो उसे कितना दिन का समय दिया जाएगा उसे डिसाइड करने के लिए? तो वो है 90 दिन। 90 के दिन के अंदर उसे कोई भी जो वेज से रिलेटेड केस जाएगा उसके पास, उसे डिसाइड करना होगा। तो 90 दिन का समय दिया जाएगा। ओएसएच कोड मैंडेट वेलफेयर ऑफिसर फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग, ठीक है। तो ओएसएच कोड मैंडेट वेलफेयर ऑफिसर फॉर एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग, तो अब ये हो गया है आपका 250 वर्कर। तो जहां भी 250 से ज्यादा वर्कर होंगे वहां पर वेलफेयर ऑफिसर अब चाहिए होगा। पहले क्या था? पहले एक्ट में 500 वर्कर था, मतलब अगर किसी इंडस्ट्री में 500 वर्कर काम कर रहे हैं तब वहां पर वेलफेयर ऑफिसर चाहिए होता था। लेकिन अब कम कर दिया गया, अगर आपकी इंडस्ट्री, आपके एस्टेब्लिशमेंट में अगर 250 वर्कर भी काम कर रहे हैं
तो वहाँ पर आपको एक वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना होगा, जो वहाँ पर जो वहाँ पर जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके वेलफेयर के बारे में देखेगा। अंडर द कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ग्रेच्युटी फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉई इज पेबल आफ्टर। ठीक है, तो जो फिक्स टर्म एम्प्लॉई हैं उनके लिए मैं बता चुका हूँ, उन्हें प्रो राटा बेसिस पे दिया जाएगा। ठीक है, जितना वो काम करेंगे उतना दिया जाएगा। उनके लिए फिक्स नहीं है कि उनके लिए ये नहीं है कि 5 साल काम करना होगा। ठीक है, अगर उनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल के बाद उन्हें ग्रेच्युटी दी जाएगी। उनका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो 5 साल के बाद ग्रेच्युटी दी जाएगी। उनने जितना काम किया उसके बेसिस पर उन्हें ग्रेच्युटी दी जाएगी फिक्स टर्म एम्प्लॉय के लिए। अंडर द वेज कोड ऑफ वेजेस, द फ्लोर वेजेस इज डिटरमाइंड बाय। ठीक है, तो फ्लोर वेजेस कौन डिटरमाइन करेगा? ये नया ऐड हुआ है और ये डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो भी मिनिमम वेज स्टेट सेट करेगा, जो भी मिनिमम वेज स्टेट सेट करेगा, जो आपका स्टेट सेट करेगा वो फ्लोर वेज से ज्यादा होना चाहिए। और फ्लोर वेज कौन सेट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। अंडर द सोशल सिक्योरिटी कोड, द टर्म प्लेटफॉर्म वर्कर रिफर्स टू अ वर्कर हु, जो सोशल सिक्योरिटी कोड है उसमें प्लेटफॉर्म वर्कर, ठीक है, कैसे वर्कर के तौर में गिना जाता है? वो है डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर वर्क एलोकेशन। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म वर्कर वो हैं जो ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं अपने वर्क के लिए। ठीक है, तो उन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है इस एक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द अर्लियर इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर वर मैंडेटरी फॉर यूनिट विद 100 वर्कर। अंडर द न्यू कोड दे आर मैंडेटरी फॉर यूनिट विद। ठीक है, तो पहले स्टैंडिंग ऑर्डर 100 वर्कर पर लागू होते थे, अब जो है 300 वर्कर पर लागू होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 300 वर्कर। पहले स्टैंडिंग ऑर्डर 100 वर्कर पर लागू होते थे, अब वो है 300 वर्कर पर लागू होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अंडर ओएसएस कोड, अ वर्कर इज क्लासिफाइड एज माइग्रेंट वर्कर इफ हिज मंथली वेज डज नॉट एक्सीड। देखिए, पहले माइग्रेंट वर्कर के लिए कोई वेज लिमिट नहीं थी। ठीक है, लेकिन अब कर दी गई है। अब कर दी गई है 18,000 रुपए। ठीक है, जो भी 18,000 से कम कमा रहे होंगे माइग्रेंट वर्कर, वो इस कोड के अंदर आएंगे, पहले नहीं था। ठीक है, तो अब जो वेज लिमिट बना दी गई है नए कोड के अंदर, वो है 18,000। किसके लिए? माइग्रेंट वर्कर के लिए। ठीक, और बात ये भी रखिए, पहले माइग्रेंट वर्कर उन्हें कहते थे जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते थे। अब माइग्रेंट वर्कर वो भी होंगे जो डायरेक्ट जाके जॉब ले लेते हैं। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट जाके किसी इंडस्ट्री में जॉब लेता है तो भी उसे माइग्रेंट वर्कर कहेंगे। पहले क्या था कि जो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते थे उन्हीं को माइग्रेंट वर्कर कहा जाता था। अंडर द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एन एम्प्लॉयर कैन नॉट डिक्लेयर अ लॉकआउट अनलेस। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एम्प्लॉयर जो है लॉकआउट नहीं कर सकता। कब तक? आगे जब तक वो 14 दिन का नोटिस नहीं देता। स्ट्राइक के लिए भी 14 दिन का नोटिस है और लॉकआउट के लिए भी 14 दिन का नोटिस है। मतलब लॉकआउट का मतलब है कि मान लीजिए उसे काम बंद करना है, क्लोजर करना है, तो भी उसे 14 दिन का नोटिस देना होगा। इन 2024, which national portal was declared as a unified platform for all central labor law compliance filing for establishment। ठीक है, तो एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनाया गया जहां हर इंडस्ट्री जो है जो भी अपने टैक्सेस हैं, रिपोर्ट हैं और जो भी फाइलिंग है वो कर सकती थी। ठीक है, तो वो था आपका श्रम सुविधा पोर्टल। ये एक पोर्टल बनाया गया था हर इंडस्ट्री के लिए। जो भी कॉम्प्लायंस फाइलिंग थी वो कर सकता है एस्टेब्लिशमेंट, इस पर जाके कर सकती है। In 2024, the government launched a nationwide drive to link UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर विद। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर है जो ईपीएफ देता है हर वर्कर को, ठीक है, ईपीएफओ देता है हर वर्कर को एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर देता है। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि इसे हम लोग को आधार से लिंक करना है।
ठीक है, तो उनकी केवाईसी भी हो जाएगी और उन्हें और जो भी बेनिफिट हो सकते हैं वो मिलेंगे। In 2024, which state became the first to notify rules under all four new labor code? पहला स्टेट कौन बना जिसने सारे लेबर कोड को अप्लाई किया, ठीक है, अपने स्टेट में? तो वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला स्टेट बना जिसने चारों लेबर कोड को अप्लाई किया, क्योंकि आपको पता है लेबर कोड जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ठीक है। लेबर लॉ जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो अगर सेंट्रल लॉ बना भी देती है तो स्टेट को अलग से अपने अप्लाई करना होगा उसे। Which scheme launched in 2023 aimed to ensure minimum pension of 3,000 rupees per month to unorganized worker? कौन सी स्कीम 2023 में लॉन्च हुई थी जिसमें 3,000 रुपए पेंशन दी जाती अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को? तो वो थी आपकी पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ये कंट्रीब्यूटरी स्कीम थी। मतलब क्या था? वर्कर 18 से 40 साल के बीच में कंट्रीब्यूट करता और तब जाके 60 साल में उसे 3,000 रुपए मिलते। 18 से 40 साल के बीच में वो 55 से 200 रुपए के बीच में कंट्रीब्यूट करता, इतना ही गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती और फिर 60 साल के बाद उसे 3,000 रुपए पेंशन मिलती। तो ये थी पीएम श्रम योगी मानधन योजना। ये आई थी वर्कर्स के लिए, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। In 2025, one of the major challenge highlighting by Ministry of Labor regarding implementation of labor code related to, इसका आंसर है बी, स्टेट नॉट फाइनलाइजिंग द रूल। स्टेट नॉट फाइनलाइजिंग द रूल। दिक्कत क्या थी? देखिए, सेंट्रल ने तो लेबर कोड बना दिया, चेंज कर दिया, लेकिन क्योंकि लेबर लॉ कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और स्टेट अपना अलग से लेबर लॉ बना सकता है, ठीक है, तो बहुत से स्टेट जो है उन लेबर लॉ को अप्लाई ही नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत थी कि सेंटर ने लेबर लॉ तो बना दिया लेकिन बहुत से स्टेट उन लॉ को फाइनलाइज नहीं कर रहे थे, उन रूल्स को लागू नहीं कर रहे थे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, ये सबसे बड़ा मेजर चैलेंज था, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन का। आगे देखते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने जितने भी लेबर लॉ के क्वेश्चन थे वो सारे कर लिए थे। इसे आप देख लीजिए, आपके ईफओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है और कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर टेलीग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।